Good morning students, I am Aman Kumar Singh and today's we discuss about the chapter heat. क्लास 7th का जो चैप्टर हीट है, इस हीट जो चैप्टर 4 हीट है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट है कि कौन कौन से थर्मामीटर हैं, डिफरेंट टाइप के जो थर्मामीटर्स होंगे उनके बारे में, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसके अलावा लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि इनका टेम्परेचर एक्चुअल में इनका यूज़ कहाँ होता है और इनमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। और एक जनरल एक इसका कुछ आइडेंटिफिकेशन है कि जो हीट है वहाँ पर हम हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो जनरली ऑब्जेक्ट की बात की गई है। आइसक्रीम हमने जैसे कोल्ड के लिए मार्क किया है, उसी तरीके से बाकी भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स में स्पून इन अ टी कप, यानी जो चाय है, चाय में अगर चम्मच रखा हुआ है तो वो उसका टेम्परेचर क्या होगा, वह कोल्ड होगा या वार्म होगा, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर टिक करने के लिए बताया गया। मतलब ये थोड़ा सा असेसमेंट है, असेसमेंट वर्क है। दैन फ्रूट जूस किस टाइप का होगा, यानी कोल्ड होगा। एंड देन हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन, यानी जो फ्राइंग पैन है उसका हैंडल अगर हम देखते हैं तो हैंडल का जो टेम्परेचर है वह कोल्ड है या हॉट है, इसके बारे में हमें बताना था। तो वह क्या होगा, जो फ्राइंग पैन है उस फ्राइंग पैन का जो हैंडल होगा वह क्या होगा, कोल्ड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे। ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वह हॉट या कोल्ड होगा। मतलब उस चीज़ को हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब जब हम टच करते हैं तो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स ठंडे हैं और कौन से गर्म ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ थर्मामीटर हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट हम थर्मामीटर देख रहे हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर को भी हम डिस्कस करेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है। तो जनरली दो टाइप के थर्मामीटर है। थर्मामीटर स्पेशली होता क्या है, थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो जनरली ये दो जो अलग अलग टाइप के थर्मामीटर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कभी भी बीमार जैसे पड़ते हैं तो बीमार पड़ने में हमारा अगर बॉडी हीट है, यानी हमारे शरीर का ताप अगर अधिक है, मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तब उस केस में हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहले वो एक हमें रॉड टाइप का स्ट्रक्चर, ये रॉड है, इस रॉड को हमें देता है अपने टंग के नीचे रखने के लिए, या आर्मपिट यानी अपने बगल या जो कांख है वहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो आर्मपिट के पास या टंग के नीचे या एनस में, इन प्लेसेस पे हम अपने बॉडी हीट मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को जनरली बॉडी टेम्परेचर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, वेयर एज 42 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। यानी मैक्सिमम टेम्परेचर इसका जो मैक्सिमम होगा वह कितना होगा, 42 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके अलावा 35 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम 42। जैसे ये लीड में हम देख सकते हैं कि लीड में 35 इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम इज़ 42। अब इसी का यूज़ करके, और यहाँ पर ये क्या है, ये जो हमारे पास टिप पर दिख रहा है वह क्या है, थर्मामीटर बल्ब है। डू नॉट pick means when we want to read from clinical thermometer we do not pick from the थर्मामीटर बल्ब, यानी थर्मामीटर बल्ब की तरफ से हमें कभी भी थर्मामीटर को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जनरली थर्मामीटर अगर बल्ब की तरफ से अगर हम पकड़ रहे हैं, थर्मामीटर बल्ब की तरफ से अगर हम उसको होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद रीडिंग उसका देख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस टाइम भी फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को ही मेज़र करता है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर रहा है, चूँकि यही पार्ट है जहाँ से कि बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के बाद इसमें जो मरकरी होगा, ये मरकरी यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो मरकरी है उसी के थ्रू हमें टेम्परेचर का इंडिकेशन मिलता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। तो इस बेसिस पर हम क्या यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। अब वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो इन सभी क्वेश्चंस का हमारे पास आंसर होगा। जितने का आपको आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर नोट कर सकते हैं, जितने का आपको इसमें आंसर पता है। जैसे सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया व्हाट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मटेरियल। एक मिनट वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वर्कशीट में हमारे पास। व्हाट इज़ द मटेरियल यूज टू मेक थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द लिक्विड इनसाइड द थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर कौन सा लिक्विड फिल किया हुआ है या कौन सा लिक्विड अंदर की तरफ भरा हुआ है। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर या जनरली हमारे पास थर्मामीटर का जो लोअर मतलब लोअर टेम्परेचर होगा, यानी जो थर्मामीटर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है वह क्या है। इसके अलावा
अपर लिमिट, व्हाट इज़ द अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट की बात की गई थी कि जो हमारे पास थर्मामीटर है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसका लोअर लिमिट क्या है, एंड व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी जनरली थर्मामीटर का जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट इज़ 42, वेयर एज लोअर लिमिट, इससे प्रीवियस में हमने जो स्लाइड देखा था, उस स्लाइड में आपने एक क्लिनिकल थर्मामीटर का डायग्राम देखा था, वहाँ पर आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में ऑब्जर्व किया था कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट, कौन सा डिजिट जो है लोअर लिमिट इंडिकेट कर रहा है और कौन सा अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट 35 था और इसके अलावा अपर लिमिट क्या था, 42 डिग्री सेल्सियस था। अगर वो लेबोरेटरी थर्मामीटर हम देखते हैं तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो 35 से 42 केवल 7 का गैप है, वहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 120 डिग्री सेल्सियस का गैप होता है, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का वेरिएशन होता है, मतलब वेरी करता है। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र अगर हमें करना होता है, जैसे हमें बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है, या आइस का अगर हमें टेम्परेचर मेज़र, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टेम्परेचर में, ये तो हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, बट किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टेम्परेचर मेज़र करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर का उस केस में हम यूज़ करते हैं। देन लोअर लिमिट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, यहीं पे चीज़ें कुछ हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका लोअर लिमिट क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस, वेयर इज द अपर लिमिट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज 110 डिग्री सेल्सियस। यानी लोअर लिमिट -10 डिग्री सेल्सियस है, वहीं जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट इज 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। यहाँ पर हमने क्लिनिकल थर्मामीटर का भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और इसके अलावा लेबोरेटरी थर्मामीटर का अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर समझ लिया। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक का क्या यूज़ है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मीन्स अ क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ओनली एंड नॉट अदर हॉट ऑब्जेक्ट, गिव ए रीज़न। मीन्स जनरली एक हम यहाँ पे बात पूछी गई है कि जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है, उस क्लिनिकल थर्मामीटर का केवल हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को मेज़र करने, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। इसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, why clinical thermometer only used to measure the body temperature, it cannot be used to measure the temperature of other object, what is the reason, यानी रीज़न पूछा गया है। then next, don't hold the thermometer bulb while reading it, give reason। मतलब थर्मामीटर बल्ब, यानी थर्मामीटर बल्ब हम देख रहे हैं, थर्मामीटर बल्ब जो सिल्वर लास्ट में जो एंड था, टर्मिनल एंड था, थर्मामीटर का जो टर्मिनल एंड था वहाँ, यानी थर्मामीटर बल्ब की तरफ से हम थर्मामीटर को होल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब होल्ड नहीं करना चाहिए। इसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, वाई वी कैनॉट होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम देयर टर्मिनल एंड मीन्स थर्मामीटर बल्ब, यानी थर्मामीटर बल्ब की तरफ से हमें थर्मामीटर को होल्ड करके रीड नहीं करना चाहिए। इसका भी रीज़न बताना था कि गिव रीज़न, एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने मतलब कुछ आंसर्स तो हमें पता है, इसके अलावा कुछ आंसर्स नहीं मालूम है। जो कि चैप्टर कंप्लीट होगा तो हमें सभी आंसर्स पता होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो भी यहाँ पर पूछे गए हैं उनके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रिकॉशंस क्या रख सकते हैं, प्रिकॉशंस कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है कि जब हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो थर्मामीटर को यूज़ करने में हमारे पास प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। जनरली आप देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कभी भी थर्मामीटर को जो रखे रहते हैं वो एक सॉल्यूशन में रखे रहते हैं, थर्मामीटर को सॉल्यूशन में रखे रहते हैं। या अगर थर्मामीटर को सॉल्यूशन में अगर उन्होंने नहीं रखा है तब उस केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो थर्मामीटर बॉक्स है उस थर्मामीटर बॉक्स में से थर्मामीटर निकाला और एक जो सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा डिप कर दिया या उसको वॉश आउट किया। वॉश आउट करने के बाद हमें वो हाथ में देते हैं अपने टंग के नीचे रखने के लिए। एक्चुअल में वो किस टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें वो वॉश कर रहे हैं उसे, मतलब हमें देने से पहले, हमें वो थर्मामीटर देने से पहले या हम जब निकाल कर देते हैं, रीड कर लेते हैं, डॉक्टर ने उसे रीड कर लिया, रीड करने के बाद फिर उसे वॉश आउट करेंगे, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। वो किस टाइप के सॉल्यूशन है, मतलब एंटीसेप्टिक मीन्स एंटीबायोटिक उसमें प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वो वॉश कर लेते हैं। वॉश करने का एक्चुअल में रीज़न क्या था,
एक्चुअल में रीज़न है कि जो भी उस पर जैसे हमने अपने टंग के नीचे लगाया तो वहाँ पर सलाइवा भी है, इसके अलावा जम बैक्टीरियाज मतलब जो भी इन्फेक्शंस होगा वह इन्फेक्शन भी उसके सरफेस पे आ चुका है। अब उसको हमने डॉक्टर को दे दिया तो डॉक्टर ने रेड किया एंड अगर वॉश नहीं करते हैं तो वह इन्फेक्शन उसके सरफेस पे ही ड्राई हो जाएगा। अगर वह किसी दूसरे पेशेंट तक जाता है तो वह क्या होगा, इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वह क्या होगा, फैलने का चांसेस रहता है। तब उस केस में उस चीज़ से प्रिवेंट अगर हमें करना है देन वी मस्ट बी यूज द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू वॉश द थर्मामीटर। यानी थर्मामीटर को वॉश करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें कि हमें उसको धोना चाहिए, यानी जो उसके सरफेस पे जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप वॉश आउट हो जाएंगी अगर हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो प्रिकॉशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना। इसके अलावा जो हमारे पास इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर हमें एक चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि जो मरकरी का लेवल होगा वह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, उस टाइम हमें पेशेंट को देना चाहिए। यानी अगर वहाँ पर वह राइज हुआ है यानी वह टेम्परेचर को रीड कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वह हीट ले रहा है, मतलब बॉडी हीट के कांटेक्ट में है जिसकी वजह से वह टेम्परेचर ले रहा है। तो यहाँ पर हमें कभी भी यूज़ करने से पहले ये ध्यान देना चाहिए या ये इंश्योर करना चाहिए कि जो उसमें मरकरी है, अब मरकरी हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मरकरी एक्चुअल में है क्या, मरकरी इज़ फिल्ड इन द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो अंदर की तरफ भरा हुआ है वह क्या है, मरकरी है। तो मरकरी ही मतलब अभी इससे प्रीवियस में जो क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ फिल्ड इन द क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर कौन सी चीज़ें फील्ड होती हैं, तो लिक्विड मरकरी फील्ड होता है। यानी जो मेटल है, मेटल के फॉर्म में एक ही मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दैट इज़ मरकरी विच आर फिल्ड इन द क्लिनिकल थर्मामीटर। वाई वी यूज़ द मरकरी इन द क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका एक्चुअल में कॉज है क्योंकि इसी में मतलब मरकरी का एक्चुअल में नेचर कैसा होता है, एक्सपेंडिंग नेचर होता है। जब हीट मिलेगा तो ये एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, एक्सपेंड करने का मतलब है वो फैलना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक और इसमें क्वालिटी है कि जो मरकरी है, मरकरी कैन नॉट स्टिक विद द ग्लास, यानी जब हमने फिल किया है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बर्तन में लग जाती हैं, जैसे हमने अगर दूध लिया है या हमने कोई भी लिक्विड लिया है अगर ग्लास में, तो ग्लास में अगर हम लिक्विड को ख़त्म भी कर दे रहे हैं, मतलब पी भी जाते हैं, मतलब जो भी ग्लास में हमने रखा है, या कफ सिरप आप देखते हैं तो कफ सिरप जिस भी ढक्कन में जो छोटा सा कप होता है जिसमें हम कफ सिरप लेते हैं तो उसमें हमने ढारा और उसके बाद हमने उसको पी लिया जो भी कफ सिरप था। अब उसके बाद उसका जो सरफेस होगा उस पूरे सरफेस पे हमें कफ सिरप का एक लेयर दिखाई देता है, यानी वो पूरा स्टिक हो चुका है, यानी वो कफ सिरप जो लिक्विड था वो लिक्विड क्या हुआ, उसके वॉल में स्टिक हो गया। तो स्टिक हो जा रहा है मतलब वो स्टिकी नेचर का है। अब जनरली मरकरी जो हम देख रहे हैं, मरकरी स्टिक नहीं होता, यानी नॉन स्टिकी है। किस टाइप का हम बोल सकते हैं, इट इज़ नॉन स्टिकी टू ग्लास, यानी ग्लास के लिए नॉन स्टिकी होता है। ग्लास में अगर हमने फिल कर दिया तो वहाँ पर वह स्टिक नहीं होता है। अगर स्टिक हो जाता तो क्या होता है, पारा नीचे चला जाता, इसी को पारा भी कहते हैं मरकरी को। तो जो मरकरी है वो नीचे चला जाता है और उसका लेयर चारों तरफ से दिखाई देता है वैसे ही। तो हमारे पास एक बार रीडिंग लेते हैं उसके बाद वो जो थर्मामीटर होता है वो ख़राब हो जाता। तब इस वजह से ये चूँकि ग्लास में नहीं सटता है, ग्लास में नहीं सटेगा, जिसकी वजह से हम आसानी से उसका रीडिंग बार बार ले पाते हैं, यानी आसानी से उसको मल्टीपल टाइम्स थर्मामीटर को यूज़ कर पाते हैं। तो इस थर्मामीटर की कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो पॉइंट था कि हमें ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए या ये इंश्योर करना चाहिए कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका जो मरकरी का लेवल होगा वह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ हो, वो उसके ऊपर ना हो। फिर नेक्स्ट है रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। और ये चीज़ें ध्यान रखें कि कभी भी अगर हम रीडिंग कर रहे हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उस क्लिनिकल थर्मामीटर से जो रीडिंग करेंगे जहाँ पर वो मतलब उसमें जो मरकरी है, मरकरी का जहाँ पर लेवल होगा उसमें पॉइंट्स दिए होते हैं। जैसे हम रूलर देखते हैं, रूलर यानी स्केल, स्केल में कभी भी लाइन खींचना होता है तो 5.5 अगर लाइन खींचना है 5.5 यानी उसमें स्केल में 5.5 1 2 3 4 नंबर ऐसे स्केल में लिखा हुआ है और उन नंबर के बीच में 10-10 पॉइंट है, उस नंबर के बीच में कितना है 10 पॉइंट है। तो 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर तक है और 5.5 है तो 1 2 3 4 उसमें जो छोटे छोटे लाइन्स हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में एक एक पॉइंट हमें मिलाना है, यानी मरकरी जहाँ तक पहुँचा है वहाँ पर जो लाइनिंग है और जितना उसके बीच में दिया हुआ है, जैसे 37 और 38 के बीच में है, 37 और 38 के बीच में अगर वो मरकरी है तो 37 पॉइंट समथिंग होगा, 37 पॉइंट समथिंग होगा तो उसको अच्छे तरीके से बैलेंस करके हमें मिलाना है, यानी उसको लाइन को एग्जैक्टली हमें चेक करना होगा। तब हम जाके एक्चुअल रीडिंग बता पाएंगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है,
इसके अलावा हमें जो थर्मामीटर है कहीं से भी हमें उसको मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट से, हार्ड मीन्स जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट है उस हार्ड ऑब्जेक्ट पर उसको हीट नहीं करना चाहिए। हीट करने का मतलब है उसको अगर मतलब किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर उस पर ठोकर लगता है तो उसके टूटने के चांसेस रहते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन वी यूज़ द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर हमें मतलब प्रिकॉशंस में हमें क्या रखना चाहिए, वी डू नॉट हीट द क्लिनिकल थर्मामीटर at any hard objects because it can means the chances of the clinical thermometer can be break when we heat it at the हार्ड ऑब्जेक्ट, यानी हार्ड ऑब्जेक्ट पे अगर उसको हीट करते हैं तो उसके टूटने के चांसेस हैं। इसके अलावा लास्ट प्रिकॉशन एक और हमने इससे प्रीवियस में जो डिस्कस किया था वो था कि जो बल्ब थर्मामीटर का जो बल्ब होगा उस बल्ब की तरफ से उसे होल्ड नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन होता है, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होने के चांसेस हैं। इस वजह से हमें थर्मामीटर बल्ब की तरफ से कभी भी थर्मामीटर को होल्ड नहीं करना चाहिए व्हेन वाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर जब हम रीड कर रहे हैं तो उसके मरकरी की तरफ से मतलब जो बल्ब है उस बल्ब की तरफ से हमें होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास प्रिकॉशंस थे। इन प्रिकॉशंस के बाद वर्कशीट 3 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को रैपिडली रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। वाई शुड वी जर्क द क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर द मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने से पहले हमें जर्क क्यों देना चाहिए। जर्क यानी जनरली उसको हिलाया जाता है, जैसे किसी को भी अगर मतलब हम क्लिनिकल थर्मामीटर दे रहे हैं तब उस केस से मतलब उसको देने से पहले हम क्या करते हैं, उस पर जर्क देते हैं। जर्क देने का मतलब उसको झटके से ऐसे हिलाते हैं। तो झटके से हिलाने का एक्चुअल में रीज़न क्या है, वाई वी गिव्स द जर्क टू द क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करने से पहले हमें क्लिनिकल थर्मामीटर पे हम जर्क क्यों देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, यानी जब हम माउथ से हमने बाहर निकाल लिया तो बाहर निकालने के बाद उसका जो मर्करी है वह मर्करी एक्सपेंड करना या वो नीचे की तरफ, मतलब उसमें जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर बढ़ना या घटने वाला कंडीशन क्यों नहीं होता है। मतलब जैसे माउथ से निकाला गया तो माउथ में जब तक था तो उसका जो मर्करी था वो इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, मर्करी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तब उस टाइम उसका फ्लक्चुएशन क्यों नहीं होता है, मर्करी तुरंत फ्लक्चुएट क्यों नहीं करता है, इसका भी कॉज होगा, यानी एक्चुअल में कॉज है, तो वो कॉज आगे समझेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ किंक, किंक का यूज क्या होता है, एंड देन व्हाई शुड वी वॉश द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। जो हमारे पास थर्मामीटर है उस थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद वॉश आउट करना चाहिए। किस चीज़ से वॉश आउट करना चाहिए इसको हमने रीड किया है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं इसका भी हमने रीज़न समझा है। द नेक्स्ट है why is that the clinical thermometer has the range 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उस क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों होता है, इसका भी रीज़न। एंड देन लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यानी जो भी हमारे पास थर्मामीटर है उस थर्मामीटर का एक्चुअल में जो नॉर्मल मतलब लास्ट पूछा गया क्वेश्चन कि हमारे मीन्स ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है, व्हाट इज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ये वर्कशीट नेक्स्ट वर्कशीट का कुछ क्वेश्चन था, इन सभी क्वेश्चन को हम आगे की तरफ डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर हम डिजिटल थर्मामीटर देख सकते हैं। एक तो थर्मामीटर हमारे पास वो ट्रेडिशनल थर्मामीटर आ रहा है जहाँ पर हम मरकरी देख रहे हैं कि मरकरी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले वाले स्लाइड में हमने जो फिगर देखा था वह किस टाइप का था, वह ट्रेडिशनल हमारे पास थर्मामीटर था, मतलब एक्चुअल में क्लिनिकल थर्मामीटर है। अब ये जो हमारे पास है डिजिटल थर्मामीटर, तो डिजिटल थर्मामीटर में एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ ऐसे थर्मामीटर जो आ रहे हैं उनमें क्या होगा, डिजिट लिख कर आ रहा है। तो जिसमें भी डिजिट आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। यानी डिजिटल थर्मामीटर जो कि जनरली डिजिट शो कर रहा है डायरेक्टली, वहाँ पर अब हमें रीड करने की प्रॉब्लम नहीं है कि पारा कहाँ तक पहुँचा है, यानी मरकरी कितना एक्सपेंड हुआ है या कितना श्रिंक हुआ है, यानी श्रिंक या एक्सपेंडेशन हमें वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करना है। वहाँ हमें डायरेक्टली डिजिट में हमें चीज़ें मिल जा रही हैं, डिजिट में एग्जैक्टली लिखा हुआ मिल जा रहा है कि कितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है। इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप का जो हमारे पास थर्मामीटर होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, अब कुछ डिग्री सेल्सियस मतलब जनरली हमारे पास 3 यूनिट है, हमारे
मतलब जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तीन अलग अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट डिग्री सेल्सियस, देन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये तीन अलग अलग यूनिट्स हैं जहाँ पर कि हम टेम्परेचर मेज़र करने जाते हैं, यानी टेम्परेचर का मेज़र इन्हीं तीनों यूनिट्स में किया जाता है। जैसे बॉइलिंग वाटर की अगर हम बात करते हैं, बॉइलिंग वाटर की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वेयर एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। यानी यह जो दोनों हैं वह दोनों इक्वल यूनिट है। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेयर एज नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 0 डिग्री सेल्सियस अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर इज व्हाट इज ए फ्रीजिंग पॉइंट। एक बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, वी कन्वर्ट दिस 0 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, देन वी गेट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। देन ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा, सेल्सियस में 37, एंड देन जो फ़ारेनहाइट है उसमें कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब जनरली आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोग ये चीज़ें डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट अगर नहीं यूज़ करते हैं तब उस केस में माइंड में उनके डिग्री सेल्सियस ही शायद चल रहा हो कि हम अगर अपना टेम्परेचर मेज़र करवाने जाते हैं तब उस केस में डॉक्टर ने क्या मतलब डॉक्टर क्या बताते हैं कि 99 या 100 बुखार है या 101 102 डिग्री बुखार है, तो डिग्री बता रहे हैं, बट फ़ारेनहाइट या सेल्सियस वहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से मेज़र होता है वह किस चीज़ में इंडिकेट किया जाता है, वो जनरली वो किस चीज़ में इंडिकेट हो रहा है, दीज आर इंडिकेटेड इन द फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री सेल्सियस क्या डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर होगा, लेकिन जनरली एक हमारा जो टंग है वो टंग सेल्सियस पे ज़्यादा जा रहा है, फ़ारेनहाइट पे कम जाता है। लेकिन जो 100 मेज़र हो रहा है, 100 या 110, अगर हम अपना बुखार बता रहे हैं कि हमारा जो फीवर है वो कितना है 100 या 102 है, तो वो डिग्री सेल्सियस में होगा या फ़ारेनहाइट में होगा, दिस इज़ इन फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस तो यार बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी उबलता हुआ पानी जो है उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या बॉइलिंग वाटर के इक्वल है, तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पर हम फ़ारेनहाइट इंडिकेट कर सकते हैं। आवर बॉडी टेम्परेचर व्हेन सेज एज 100 देन इट इज़ इंडिकेटेड एज फ़ारेनहाइट, नॉट इन सेल्सियस। ये चीज़ें क्लियर रखेंगे कि जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो जनरली किस में मेज़र हो रहा है, वह फ़ारेनहाइट में ही मेज़र होता है। ठीक है, अब लेबोरेटरी थर्मामीटर हम देख रहे हैं कि ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। अब यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान देंगे कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट एंड व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ दिस laboratory thermometer. Lower limit -10 degree Celsius, whereas upper limit is 110 degree Celsius. 110 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो है बहुत वाइड रेंज है, मतलब टेम्परेचर को मेज़र करने का बहुत ज़्यादा वाइड रेंज किसका होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर। स्पेशली इट यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हमने समझ लिया। एंड देन मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर, यानी ये जो है मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर के बारे में बताया गया कि ये मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर क्या है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब जनरली हमारे बॉडी का जो हॉटनेस है और कोल्डनेस है उसी के बेसिस पर हमारा टेम्परेचर मेज़र होता है। अगर हमारी बॉडी हीट है देन आवर टेम्परेचर विल बी राइजेज, यानी जब हमारी बॉडी गर्म होगी तब उस केस में हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, और वहीं हमारी बॉडी ठंडी है तो अब उस केस में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर डाउन जाएगा। मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर हमारे बॉडी का क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी या कांस्टेंट टेम्परेचर हम कह सकते हैं। आवर बॉडी इज अ कांस्टेंट, आवर बॉडी हैज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी हमारे बॉडी में किस टाइप का टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो इसी वजह से हमें एक इसी से रिलेवेंट फैक्ट है, मीन्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज अ हॉट ब्लडेड एनिमल। मीन्स हॉट ब्लडेड हमें कहा जाता है, जनरली हमें ठंडा खून या गर्म खून ऐसे कहते हैं ना कि हम हॉट ब्लडेड हैं कि कोल्ड ब्लडेड हैं, यानी वी आर हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, देन वी आर हॉट ब्लडेड, मतलब हमें या ह्यूमंस को हॉट ब्लडेड कहा जाता है या एनिमल्स को भी हॉट ब्लडेड कहा जाता है। एक्चुअल में रीज़न इसका क्या है, हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिलेवेंट है,
ओनली दिस इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से रिलेवेंट है। जिन भी ऑर्गेनिज्म का, जो भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, फ्लक्चुएट नहीं करता है, जैसे हमारा विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस हो रहेगा। ऐसा नहीं है कि विंटर में हमारा जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वह 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए और समर में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। 37 डिग्री सेल्सियस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज हॉट ब्लडेड, बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, इस वजह से हमें हॉट ब्लडेड कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, some organism have the fluctuation in their body temperature, so that they are called as cold blooded animal। यानी cold blooded animal हम किसे कहते हैं? जिन भी organism, जिन भी animals का जो body temperature है वह fluctuate करता है according to the environment के according उनके body temperature में हमें variation देखने को मिलता है। body temperature क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है, तब उस केस में उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कोल्ड ब्लडेड हम उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड की बात की गई है। एंड देन टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये 2 यूनिट्स हैं। मीन्स जब भी हम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं टेम्परेचर को तो 2 यूनिट्स हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है वाई इज़ मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में मरकरी का यूज़ क्यों करते हैं? तो इससे प्रीवियस में हमने जो बात किया था कि एक्चुअल में यह एक लिक्विड मतलब मेटल है जो कि नॉर्मली जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका नेचर एक्चुअल में कैसा होगा? एक्सपेंडिंग नेचर होगा, एक्सपेंडिंग टाइप होगा, एक्सपेंड करेगा या नॉर्मल अपने पोजीशन में आ जाएगा, यानी एक्सपेंडिंग जो नेचर है जिसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। और दूसरा नॉन स्टिकी है, यानी ये ग्लास में स्टिक नहीं होता है जिसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ किए जाने का एक्चुअल में रीज़न क्या था कि यह लिक्विड मेटल है, ऐसा मेटल जो कि लिक्विड में प्रेजेंट है, इसके अलावा नॉन स्टिकी नेचर होगा। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह अलग अलग मोड है। देयर आर 3 मैकेनिज्म बाई विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड। जो थर्मल एनर्जी है, जो भी थर्मल एनर्जी है यानी जो हीट है, उस हीट का ट्रांसफ़र होने का 3 अलग अलग तरीका है। सबसे फर्स्ट है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड थर्ड रेडिएशन। इन तीनों को बहुत क्लियर तरीके से समझेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस वजह से इनको समझना भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कंडक्शन थोड़ा बहुत यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंडक्शन है, कंडक्ट करना, जैसे हम जनरली कढ़ाई है या कोई भी बर्तन है, उस बर्तन को अगर हीट कर रहे हैं, जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई को हीट कर दे रहे हैं, तो हीट करने के बाद उसका जो कड़ा होता है जहाँ से पकड़ा जाता है, वह कड़ा भी क्या होगा? वह भी मतलब लोहे की कढ़ाई हो या स्टील की कढ़ाई हो, तो जो हीट है वह कहाँ पर है? वह केवल बॉटम में है। जब कढ़ाई को हमने फ्लेम पर रखा है, आग पे रखा है, तो वह जो हीट मिल रहा है वह हीट कहाँ मिल रहा है? केवल बॉटम में मिल रहा है। अब उस बॉटम से केवल बॉटम ना गर्म होना चाहिए कि पूरा कढ़ाई गर्म हो जाना चाहिए? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हीट है बॉटम में मिल रहा है, बट वहाँ से वह धीरे धीरे कहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया? उसके जो कड़ा है यानी ऊपर की तरफ जो उसके ऊपर होल्ड करने के लिए, जो कढ़ाई को होल्ड करने के लिए ऊपर की तरफ कड़ा या रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उस रिंग तक वह हीट पहुँच जा रहा है। हीट मिल कहाँ रहा है? केवल नीचे मिल रहा है, बॉटम पे। पहुंच कहाँ गया? उसके कड़े तक पहुंच गया। या अगर उससे कुछ जुड़ा हुआ कोई और बर्तन रखे हुए हैं तो वहां से वह हीट ट्रांसफर हो जा रहा है। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन यानी हीट सबसे फर्स्ट सॉलिड में ट्रांसफर होता है। हीट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है। तब जब सॉलिड में एक प्लेस से दूसरे जगह हीट ट्रांसफर हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन ऑफ द हीट इन द सॉलिड। तो सॉलिड में हीट का कंडक्शन हमने सबसे पहले देखा। इसके अलावा हम देखते हैं कि चाय में भी अगर हमने चम्मच रखा हुआ है, चाय में तो गर्म चाय है, हॉट कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी यानी जो टी है वो हॉट है। उस केस में हमने उसमें स्पून रख दिया, चम्मच रख दिया, तो जहाँ पर चम्मच का एक एंड होगा अंदर, चाय के अंदर होगा, और उसका दूसरा एंड थोड़ी देर बाद हम उसका ऊपर वाला टिप देखते हैं तो उसमें भी हीट पहुंच चुका है, वो भी गर्म हो चुका है। तो जनरली ये भी ट्रांसफ़र था, ये भी किसी का ट्रांसफ़र था? हीट का ट्रांसफ़र था। तो इन दोनों जगहों पे जहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया है, ये दोनों जगह किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? कंडक्शन को इंडिकेट करते हैं, कंडक्शन को इंडिकेट करते हैं। कन्वेक्शन हम देखते हैं तो कन्वेक्शन एक्चुअल में क्या है? लिक्विड और गैसेस फॉर्म में है। जैसे हमने एक रूम के कॉर्नर पर हमने हीटर रख दिया है, तो हीटर क्या करेगा? हीटर जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ तो हीट मिल रहा है,
बट थोड़ी देर बाद उस जो हीट था वह हीट कमरे के किसी दूसरे कॉर्नर तक भी पहुंच जा रहा है, यानी थोड़ी देर में, या एयर कंडीशनर की बात करते हैं या हम हीटर की बात करते हैं, वो तो है एक कोने में, बट थोड़ी देर बाद पूरा कमरा हीट हो जाता है या पूरा कमरा कोल्ड हो जाता है, पूरा कमरा जो है ठंडा हो जा रहा है या पूरा कमरा गर्म हो जा रहा है। कौन सा प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होगा? व्हाट वी कॉल्ड दिस प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। या हमने दूसरा एक एग्जांपल हम देख ले रहे हैं, जब हमने बॉइलिंग वाटर मतलब वाटर को बॉयल होने के लिए अगर रखा है फ्लेम पे, आग पे हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया, अब वाटर जो है, वाटर जहाँ पे मतलब नीचे की तरफ क्या होगा, जहाँ पर फ्लेम जा रहा है, जहाँ पर हीट जा रहा है, वहाँ के पेंदी में, मतलब पेंदी यानी जो बॉटम होगा, मतलब जो बर्तन का नीचे का तला है, वहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वह तो हीट हो रहे हैं, हीट होकर बबल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी वाटर रिप्लेस होते रह रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, जो हीट हो जा रहे हैं वह रिप्लेस हो जा रहे हैं, रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, रिप्लेस्ड बाय कोल्ड वन, यानी जो वार्म मॉलिक्यूल्स हैं, वार्म मॉलिक्यूल्स रिप्लेस्ड बाय कोल्ड वन। जैसे नीचे की तरफ बबल्स, सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, पानी को आपने फ्लेम पे रख दिया और फ्लेम पे रखने के बाद उसमें अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो वो छोटे छोटे बबल्स की तरह अंदर की तरफ बॉटम में दिखाई दे रहे हैं, और वो जो बबल्स हैं वो बबल्स अपना प्लेस छोड़कर ऊपर की तरफ आ जा रहे हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि जो नीचे की तरफ बॉटम में बबल्स हैं, यानी छोटे छोटे बुलबुले टाइप के बन रहे हैं, वो छोड़ देंगे अपना बॉटम और ऊपर की तरफ आ जाएंगे, फिर ऊपर वाला जो है वो नीचे जा रहा है। ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी नीचे हम हीट दे रहे हैं बट पूरा पानी गर्म हो जा रहा है। हम हीट कहाँ दे रहे हैं, वी प्रोवाइड हीट ओनली द बॉटम ऑफ द वेसल, यानी जो भी बर्तन है, यूटेंसिल्स है, उसके केवल बॉटम में हमने हीट दिया, बट पूरा पानी क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस था, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। एंड थर्ड इज रेडिएशन। रेडिएशन एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पर बिना किसी मीडियम के, यहाँ तो हम दो अलग अलग प्लेसेस पे कंडक्शन हमने पढ़ा, इसके अलावा कंडक्शन हमने देखा और दूसरा हमने क्या देखा, कन्वेक्शन देखा। तो कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो सॉलिड में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वह वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करते हैं। ध्यान देंगे कि वाइब्रेशन, एक मॉलिक्यूल है वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करके दूसरे तक वो चीज़ें पहुँचाई, दूसरा वाइब्रेट करने लगा, दूसरा वाइब्रेट करके तीसरे तक पहुँचाया, सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिससे वाइब्रेशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। और यहाँ मॉलिक्यूल्स रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हॉट मॉलिक्यूल्स रिप्लेस्ड द, मतलब हॉट मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो मॉलिक्यूल्स हॉट हो गए मतलब गर्म हो गए, वह क्या होंगे, वह मतलब अपने आप को रिप्लेस करते रहते हैं। तो इस रिप्लेसमेंट के थ्रू क्या होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र का हीट कन्वेक्शन किस में हमें देखने को मिलता है, वाटर एंड गैसेस में मिल रहा है। इसके अलावा जो कंडक्शन है वह हमें सॉलिड मीडियम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास मीडियम होगा, बट इन द केस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन में ऐसा कोई मीडियम नहीं है। रेडिएशन में कोई भी मीडियम नहीं होगा। जैसे सन से जो हमें हीट मिल रहा है, यहाँ पर बिना किसी मीडियम के वह हीट अर्थ सरफेस तक पहुँचता है, यानी बिना किसी मीडियम के वह जो हीट होगा, यानी सन से जो सन से मिलने वाले, मतलब सन से जो आने वाला लाइट है, एक्चुअल में उसमें क्या होगा, उसमें वेवलेंथ होगा, यानी लाइट इंटेंसिटी है, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अर्थ सरफेस पे पहुंच रही है। तो अर्थ सरफेस पे जब आ रहा है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बिना किसी मीडियम के सन से हमें लाइट मिलता है या अर्थ पे लाइट पहुँच रहा है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सन on the surface of earth. This process is called as radiation. तो रेडिएशन ये थर्ड प्रोसेस था। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ कंडक्शन की बात हो रही है कि कंडक्शन एक्चुअल में क्या है, कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ हीट टेकिंग प्लेस इन सॉलिड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन, यानी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, कहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, सॉलिड्स में, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी हीट ट्रांसफर करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन का एक्चुअल में कंडीशन क्या है, तो दो अलग अलग बॉडीज जब कांटेक्ट में आती हैं तब कंडक्शन होने के चांसेस हैं, दे हैव अ डिफरेंट टेम्परेचर लेवल। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी दो अलग अलग बॉडीज हैं, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि दोनों का एक टेम्परेचर है तब ट्रांसफर कहेगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र कैसा होगा, जब दोनों एक ही टेम्परेचर के हैं, एक अगर 0 डिग्री है और एक 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री से 0 डिग्री में हो सकता है ट्रांसफ़र, या 0 डिग्री से 100 डिग्री में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है। बट दोनों अगर 50-50 डिग्री सेल्सियस है, तब ट्रांसफ़र कहाँ होगा, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, दोनों का अगर टेम्परेचर अलग अलग होगा, देन कंडक्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पर दोनों का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है, देयर विल बी नो
कंडक्शन अकर्स इन दैट केस, यानी इन इस केस में कोई कंडक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कंडक्शन हो गया। तो कंडक्शन हम जनरली स्पून की बात हमने किया था कि जो हॉट कप ऑफ टी है वहाँ पर हमने स्पून रखा है तो वहाँ पर भी हमें कंडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ब्रिक्स हैं, अब कंडक्टर एक हम ये बात कर रहे हैं कंडक्शन हम यहाँ पर भी एक देख रहे हैं। तो जो रूफ़ है वहाँ पर रूफ़ पर हमने क्या किया, रूफ़ है जो वॉल है, वॉल में जो हमारे पास ब्रिक्स होंगे दीज आर एक हम इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात करते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर हम किसे कहेंगे, विच कंडक्टेड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, यानी अगर ये हमारे पास है इसको एक तरफ से गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने के बाद ये क्या होगा, ये अपने थ्रू मतलब यहाँ गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे गर्म कर रहे हैं और ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी हीट हो गया, यानी यहाँ जो गर्म कर रहे हैं वह हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होते यहाँ तक पहुँच गया, इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर तभी हम कहेंगे जबकि वह एक जगह से दूसरे जगह हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, तभी उस टाइप के ऑब्जेक्ट को, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कंडक्टर। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर हम एग्जाम्पल अगर बताना होगा तो ये कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया अगर हीट ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर हमने क्या किया, इसको एक तरफ फ्लेम दिया या हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया और इस पॉइंट पे हम पकड़े हुए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर हमने कहा इसको हमने कहाँ डाल दिया, बोर्ड में डाल दिया। अब बोर्ड में डालने के बाद क्या होगा, बोर्ड में डालने के बाद बोर्ड में चूंकि वहाँ पर जो पिन होता है उस पिन में तो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना, अब वहाँ पर जो पिन होगा उस पिन से हम दूसरी तरफ आसानी से पकड़े हुए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी केवल यहाँ पर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। देन दिस इज द इंसुलेटर, यानी यह क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, क्योंकि यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करेगा, इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, इंसुलेटर। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और जो भी ऑब्जेक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं, अपने थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं अपने बॉडी के थ्रू, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर इसी बेसिस पे था। तो यहाँ पर हमने कंडक्टर और इंसुलेटर समझा कि क्या चीज़ें कंडक्टर है और क्या इंसुलेटर। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन का हैंडल है, दिस इज अ इंसुलेटर, वेयर एज फ्राइंग पैन यानी उसमें जो जनरली हम जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा स्टील है, दीज आर द गुड कंडक्टर, दीज आर द गुड कंडक्टर। ये गुड कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या हीट के लिए अच्छे कंडक्टर हैं, क्योंकि हम हीट पास करते हैं तो केवल बॉटम में हीट जा रहा है बट वह वेसल पूरा तुरंत गर्म हो जाता है, क्योंकि वह हीट को ट्रांसफर करते हैं, यानी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से वह हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इंसुलेटर होता है, जैसे हमने अगर लकड़ी का कुछ दे दिया या फ्राइंग पैन है हमारे पास, फ्राइंग पैन, तो उस फ्राइंग पैन का हैंडल किसका होगा, प्लास्टिक का होगा या फाइबर का होगा, तो फाइबर इज ए इंसुलेटर। फाइबर हो या प्लास्टिक हो वह हमने हैंडल पे लगा दिया, यानी कोई भी बर्तन है या फाइबर है उसको हमने कहाँ लगा दिया, हैंडल पे लगा दिया। अब वह हैंडल पे जो लगा हुआ फाइबर है वह फाइबर क्या होगा, वह फाइबर हीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वह क्या है, इट इज़ अ इंसुलेटर, क्योंकि वह हीट को पास नहीं करता है, वह हीट को पास नहीं करता है। तो ये क्या है, वह कंडक्टर और इंसुलेटर की हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुड, प्लास्टिक, ceramic and papers are the insulator, whereas aluminium, copper and then utensils is made by the utensils are made up of steel, these are the गुड कंडक्टर, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट के अच्छे कंडक्टर ये सभी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलेटर और कंडक्टर की बात हमने किया। कन्वेक्शन हम देख रहे हैं, कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय स्टीमिंग मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी स्ट्रीमिंग मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के एक्सट्रीम मोमेंट की वजह से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे अभी हमने इसे प्रीवियस में समझा था कि जो बॉटम में हीट मिल रहा है उस हीट की वजह से ये जो हॉट बबल्स हैं वो हॉट बबल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जो ऊपर की तरफ जो कोल्ड ठंडे बबल्स हैं वह नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो इस टाइप का ये लगातार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन, यानी यह प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट इसी तरीके से कोल्ड एयर और हॉट एयर, ये हम हॉट एयर किसको समझ सकते हैं, हॉट एयर जैसे हॉट एयर हम समझ सकते हैं रूम हीटर, जो हमने रूम हीटर लगाया है उस रूम हीटर से हॉट एयर मिल रहा है, यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हुए पूरे कमरे में फैल जाता है। इसके अलावा एयर कंडीशनर जो कोल्ड एयर है
एयर कंडीशनर हमने लगाया है तो कोल्ड जो एयर होगा उसका जो मॉलिक्यूल है वो पूरे कमरे में डिस्पर्स होता है, फैलता है, जिसकी वजह से पूरा कमरा ठंडा हो जा रहा है। तो ये जनरली दो केसेस हैं जहाँ पर कि दोनों केसेस में प्रोसेस क्या हम बताएंगे, दोनों केसेस के लिए हम प्रोसेस बताएंगे कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन विच द हीट और कोल्ड इज डिस्पर्स इन द रूम। यानी ये डिस्पर्जल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो कन्वेक्शन का है एक एग्जांपल, जहाँ पर कॉफ़ी कप है वहाँ पर जो स्टीम निकल रहा है, जो इसका भाप निकल रहा है, वो भी क्या कर रहा है, हीट को डिस्पर्स कर रहा है। तो लिक्विड गैसेस में यह जो मोमेंट है यानी हीट का मोमेंट पॉसिबल है। रूम हीटर, यहाँ कन्वेक्शन का एक हम एग्जांपल देखते हैं कि रूम हीटर हमने रूम के एक कॉर्नर में लगाया है और वहाँ से वह हीट ट्रांसफ़र हो जाता है पूरे कमरे में, वह रूम हीटर से क्या हो रहा है, मतलब ये कन्वेक्शन का एक एग्जाम्पल है। रूम हीटर इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन बाई विच द room is completely heated by the dispersal of molecule, डिस्पर्जल ऑफ हॉट मॉलिक्यूल्स, यानी हॉट मॉलिक्यूल्स यानी हॉट जो एयर है उस हॉट एयर से पूरा कमरा गर्म हो जा रहा है। ये क्या है, कन्वेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ कन्वेक्शन हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। उसके अलावा फ्रीज़र की बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में किस तरीके से चीज़ें ठंडी हो रही हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें इंडिकेट की गई हैं। अब नेक्स्ट है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है। एक सिंपल से लैंग्वेज में इसको मैं बता रहा हूँ, वहाँ से उसके बाद इसको मैं क्लियर तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। सी ब्रिज का मतलब है समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा, समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा को हम सी ब्रिज कहते हैं। और लैंड ब्रिज क्या होता है, जो भूमि है या जो ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये क्या है, ये भूमि है, इधर की तरफ से चलने वाली हवा, यानी अगर जो ज़मीन है उधर की तरफ से अगर सी की तरफ हवा चल रही है तो इसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं। मतलब लैंड की तरफ से जो हवा चलती है उसको लैंड ब्रिज, और जो सी की तरफ से हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन आप पूरा डिटेल हम डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। दिन के समय में क्या हो रहा है, दिन के समय में जो अर्थ सरफेस है वो अर्थ सरफेस हीट को ज़्यादा ट्रैप करता है कंपेरेटिवली वाटर के कंपेरिजन में हीट को कौन ज़्यादा ट्रैप कर रहा है, जो हमारा अर्थ सरफेस होगा, जो ज़मीन होगा, जो लैंड सरफेस है। तो लैंड सरफेस में क्या होगा, हीट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एयर है वह एयर ऊपर की तरफ कैसा होगा, मतलब ऊपर की तरफ जो एयर है वह हॉट एयर है, मतलब जो ऊपर की तरफ एयर उठ रहा है। अब जो सी है वहाँ पर किस टाइप का कंडीशन है, वो चूँकि उतना वाटर चूँकि ज़्यादा हीट को ट्रैप नहीं कर रहा है, तब उस केस में जो हवा सी के ऊपर है, सी के ऊपर जो हवा होगी दिन के समय में वह ठंडी होगी। तो समुद्र की ओर से जो ठंडी हवाएं किस तरफ आ रही हैं, मतलब लैंड सरफेस की तरफ आ रही हैं। समुद्र से लैंड सरफेस की तरफ जो हवा बहकर आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। समुद्र की ओर से लैंड सरफेस की तरफ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, दिन के समय की बात है, डे टाइम की बात है। तो इस टाइप के एयर को या इस टाइप के ब्रिज को हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। अब वहीं रात के समय में क्या होता है, रात के समय में जो हीट हो रहा है, बहुत फास्ट हीट होता है, वह बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बहुत जल्दी जो गर्म होता है वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसका एग्जांपल आपने डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा कि बहुत जो किसी भी बात पे तुरंत मतलब झल्लाने लग रहा है या तुरंत हीट हो जा रहा है, मतलब मेंटल एक डिस्टर्बेंस की बात है कि मेंटली वो क्या है, डिस्टर्ब्ड है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, वह बहुत जल्दी ही क्या होगा, बहुत जल्दी ही वह ठंडा भी हो जाता है, मतलब जो बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। वही यहाँ पर भी एग्जांपल है कि जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट होने के बाद क्या होगा, उस कुछ देर बाद, कुछ समय बाद वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। कुछ समय बाद मतलब रात के समय में क्या हो गया, वो नॉर्मल हो गया। अब जो वाटर सरफेस था, वाटर सरफेस ने जितना भी ट्रैप किया हुआ था, जितना भी हीट ट्रैप किया हुआ था, तो वहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, वहाँ पर थोड़ा सा वैक्यूम प्लेसेस है, यानी वहाँ पर लैंड सरफेस के कंपैरिजन में वहाँ ज़्यादा हीट होगा। तो जनरली रात के समय में जो ठंडी मतलब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ एयर उठा है, मतलब लैंड सरफेस की तरफ जो एयर ऊपर है, वह एयर किस तरफ ब्लो कर रहा है, दिस एयर मीन्स द एयर कम्स फ्रॉम द लैंड सरफेस टूवर्ड सी। दिस टाइप ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड एज लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज हम किसे कहते हैं, जो जमीन की तरफ से रात में ठंडी हवाएं समुद्र की ओर चलती है, इस टाइप की हवाओं को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। और समुद्र की तरफ से दिन के समय में चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो जनरली आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारे पास जो वार्म है, वार्म कंडीशन कहाँ है, लैंड सरफेस की तरफ। कोल्ड कंडीशन कहाँ है, कोल्ड कंडीशन इज प्रेजेंट
इन द सी लेवल, यानी सी लेवल की तरफ है। तो ये समुद्र की ओर से सबसे पहले ट्रांसफर हुआ, समुद्र की ओर से सबसे पहले ट्रांसफर हुआ, तो सी ब्रिज। इसको हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सी ब्रिज इंडिकेट कर रहे हैं, समुद्र की तरफ से आ रहा है। और फिर यह क्या हुआ, वार्म होकर फिर से रिटर्न बैक हो रहा है, कहाँ पर, समुद्र की तरफ। इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। इसके अलावा जब हम लैंड ब्रिज की बात करते हैं तो लैंड की तरफ ठंडा है, लैंड की तरफ क्या है, ठंडा है। और वार्म किस तरफ है, वार्म है समुद्र की तरफ। तो लैंड की तरफ से जो हवा बह रहा है, लैंड की तरफ से किस तरफ हवा जा रहा है, समुद्र की तरफ। तो इस टाइप के ब्रिज को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। और ये फिर से रिटर्न हो रहा है, और इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस साइक्लिक प्रोसेस को लैंड ब्रिज कहते हैं। तो ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में मेजर डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब कुछ चीज़ें हम मतलब डेली जो लाइफ है, डेली लाइफ रूटीन है, उसमें हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जब सीलिंग फ़ैन को हम ऑन करते हैं इन द समर सीज़न, जब सीलिंग फ़ैन को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सीलिंग फ़ैन से गर्म हवा नीचे की तरफ आ रही है। हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब आप कहते हैं कि जो छत गर्म हो गया है ना, तो जो छत गर्म हुआ है वही हीट दे रहा है, जो छत गर्म हुआ है वही क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। तो एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, रीज़न है कि जो भी वार्मथ, जो भी हीट प्रेजेंट है रूम में, वह हीट कहाँ चला जाता है, वह चूँकि हीट है तो वह हमेशा ऊपर की तरफ, हमेशा कभी भी ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, हीट जो होता है, जो चीज़ें गर्म होती हैं वह नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। द हीट ऑलवेज मूव अपवर्ड। द हीट मीन्स हीट एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हीटेड मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल्स हमेशा लाइटर होंगे, हल्के होंगे, और वह हमेशा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, न कि वह नीचे की तरफ मूवमेंट होंगे। मूवमेंट कब नीचे की तरफ होगा, जब कोई भी चीज़ें, कोई भी ऑब्जेक्ट हैवी होता है दैन वो नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो है, लाइट है, हल्का है, तो वो कहाँ मूव करेगा, हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जनरली हम किसी भी चीज़ को अगर गर्म करते हैं तो उसका वेट, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वह क्या होगा, वह कम होता जाएगा, यानी उसका एक्चुअल में वेट क्या होगा, वेट कम होगा, यानी हल्का होता जाएगा। हल्का होगा तो वह ऊपर की तरफ उठेगा। तो जो भी रूम में जो हीट प्रेजेंट होगा वो चूंकि बहुत लाइटर वेट है, तो वह सभी चीज़ें कहाँ पहुँच जा रही हैं, वह सभी सीलिंग पे पहुँच जा रही है। सीलिंग यानी जो छत है, उस छत यानी रूफ के पास पहुँच जा रही है। जब रूफ के पास हुआ, जो पूरा कमरे का हीट था वह रूफ के पास पहुँच गया, उस टाइम हमने अगर फ़ैन ऑन कर दिया, तो फ़ैन ऑन करने के बाद वहाँ पर जितना भी वार्मथ होगा, जितना भी हीट है, वह हीट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होता है। तो गर्म फील होने का एक्चुअल में कॉज क्या है, गर्म फील होने का कॉज सीलिंग के पास कलेक्ट हुआ हीट है। सीलिंग के पास जितना भी हीट कलेक्ट हुआ था, उस हीट की वजह से ही हमें हीट फील होता है, न कि छत की गर्मी की वजह से हमें हीट फील हो रहा है। तो जो छत है वहाँ पर जो हीट होगा वह ऊपर की तरफ राइज करेगा। हमारे कमरे का जो हीट है वह राइज करके कहाँ पर जाके कलेक्ट हो गया, ऑल दीज हीट आर कलेक्टेड एट द रूफ, यानी रूफ पर, यानी रूफ के पास, सीलिंग के पास पूरा कलेक्ट हो गया, जिसकी वजह से हम फैन ऑन करते हैं तो वो पूरा हीट हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक कंडीशन है जहाँ पर कि हमने रूम हीट की बात की है कि रूम हीट होने का एक्चुअल में रीज़न क्या है। देन ये हम देख सकते हैं, हॉट एयर राइजेस, यानी जो हॉट एयर होगा वह राइज करता है एंड कोल्ड एयर टेक प्लेस, और ठंडी जो हवा होंगी वह नीचे की तरफ आएंगी, और जो गर्म हवाएं होंगी वह हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये सभी चीज़ें कंडीशंस क्रिएट होता है। एंड देन रेडिएशन की हमने इससे प्रीवियस में डिस्कस हमने कर लिया कि रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट एन इंटरवेनिंग मीडियम, यानी बिना किसी मीडियम के बीच में आए जो रेडिएशन है, रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन जनरली इससे प्रीवियस में जो डिस्कशन किया गया था, और जो सन है उस सन का एवरेज डिस्टेंस कितना है, द सन ट्रांसफर्स हीट थ्रू 150 मिलियन किलोमीटर ऑफ स्पेस, यानी 150 किलोमीटर अवे है हमसे, और उसके बाद वह हीट कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, अर्थ सरफेस पे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो काफ़ी डिस्टेंस होने के बाद भी अर्थ सरफेस तक वो हीट आ जाता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी बाय रेडिएशन। अब कौन सी चीज़ें हैं जो कि मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेडिएशन को अफेक्ट करते हैं। तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हम जनरली एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हमने जो 100 वाट का बल्ब हमें पहले मिलता था, आजकल एलईडी बल्ब यूज़ हो रहा है, एलईडी बल्ब यूज़ हो रहा है, बट पहले के टाइम में क्या होता था, 100 वाट का बल्ब यूज़ होता था। तब जब हमने जनरली 100 वाट का बल्ब लगाया, 5 से 10 मिनट जलने के बाद अगर हम उस बल्ब को हाथ से टच करना चाहते हैं तो वह क्या हो चुका है, वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है।
तो उसको हम आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। वहीं जो हमारे पास एलईडी बल्ब होगा, वो एलईडी बल्ब जो हीट है उस हीट को बाहर की तरफ डिस्पर्स नहीं करता है, तो उसको हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, वो गर्म नहीं होता है। तो जनरली यहाँ पर कंडीशन क्या था, यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफ़र है वह किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जब हीट बहुत दूर है तब वहाँ पर हमें जो हीट मिल रहा है वह हीट पहुँचने में, अगर यहाँ पर हीट है, यहाँ पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है, यहाँ हमने मान लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक हीट धीरे धीरे पहुँचेगा। अगर यही जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ऑब्जेक्ट हमने इतना करीब ला दिया, अब ये क्या होगा, हीट यहाँ पर बहुत फास्ट पहुँचेगा। जो 100 डिग्री सेल्सियस है यहाँ से ये हीट ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होगा। तो ये डिस्टेंस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कम्प्लीटली अफेक्ट द रेडिएशन प्रोसेस। यानी रेडिएशन जो प्रोसेस है, उस रेडिएशन प्रोसेस को कौन अफेक्ट करता है, डिस्टेंस। यानी जितनी दूरी होगी उतना हीट स्लो ट्रांसफ़र होगा, और जितना नज़दीक ऑब्जेक्ट कर देंगे उतना हीट फास्ट ट्रांसफ़र होगा। यानी ऑब्जेक्ट के नज़दीक या दूर होने पर भी रेडिएशन जो प्रोसेस होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि जो चीज़ें मतलब कौन सा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है पेट्रोलियम, एलपीजी की बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम देखते हैं यहाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कोई भी हमारे पास व्हीकल है, हम यहाँ पर ये व्हीकल देख रहे हैं, व्हीकल कैसा है, ऊपर की तरफ से वाइट पेंटेड है। वाइट पेंटेड एक्चुअल में होने का रीज़न क्या है, वाइट पेंटेड होने का रीज़न है कि जो भी लाइट है वह लाइट जो डार्क क्लोथ होगा या डार्क कलर होगा, डार्क कलर के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, डार्क कलर के थ्रू ट्रैप होता है। तो डार्क कलर अगर है तब उस केस में क्या होगा, उस केस में यह हीट होगा और हीट होकर वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेशन करके हीट को अंदर ट्रांसफर करेगा। हीट अगर अंदर की तरफ पेट्रोलियम्स के पास पहुंच गया, एलपीजी और पेट्रोल के पास पहुंच गया, देन वह हीट की वजह से क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। देन इस वजह से यहाँ पर हमने वाइट किया है। अब वाइट का एक्चुअल में रिस्पॉन्स क्या होगा, वाइट कभी भी जो हीट है उसको ट्रैप नहीं करता है, वाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे गर्मी और ठंडे के दिन में भी हमने अंतर समझा है कि गर्मी के दिनों में हम ज़्यादातर हम लाइट क्लोथ पहनते हैं, लाइट क्लोथ, हल्के कपड़े नहीं, लाइट कलर्ड क्लोथ, यानी हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। और हल्के रंग के कपड़े का मतलब क्या है, कलर उड़ा हुआ नहीं कि शर्ट का कलर उड़ गया है, मतलब साल 2 साल से लगातार रगड़ के पहन रहे हैं और उसका कलर मतलब डिस्कलर हो गया, उस टाइप का नहीं। कहने का मतलब है वाइट कलर्ड क्लोथ हो, यानी सफ़ेद शर्ट हो, इसके अलावा पिंक शर्ट हो, मतलब कोई भी कलर हल्के रंग, मतलब हल्का रंग, उस टाइप का कलर। अब इसका बेनिफिट क्या हो, बेनिफिट हमें क्या मिलता है, जो लाइट हमारे तक आ रहा है, मतलब हम तक आ रहा है, वह लाइट क्या होगा, वह हमारे शर्ट के जो कलर है उस कलर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी वह हमारे शर्ट पे नहीं रुकेगा। मतलब जो हमारे बॉडी तक वह हीट मिल रहा है वह हीट बॉडी से रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। यानी शाइनी सरफेस क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वहीं जो डार्क सरफेस होगा वह एब्जॉर्व करता है। इस वजह से हमें डार्क क्लोथ प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो डार्क क्लोथ हम प्रेफर नहीं करते हैं, लाइट क्लोथ प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें हीट कम फील हो, हमें हीट कम फील हो, इसकी वजह से हम लाइट क्लोथ समर में, और वहीं जो समर में यानी गर्मियों में हम प्रेफर करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हमारे पास टैंक है, इस टैंक में भी वाइट कलर्ड का जो टैंक बनाया जाता है, एक्चुअल में रीज़न यही है कि वह कम हीट हो, ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइट, तो क्या होगा, हीट कम होगा, हीट कम होगा, देन वी आर सेफ, हम क्या हैं, सेफ हैं। तो जनरली हीट का ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो 90% ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, केवल 10% ही इनके पास बॉडी हीट होती है। इनकी बॉडी कितनी हीट होती है, ओनली 10%, और 90% जो हीट होगा वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। बट अगर डार्क रहता तो 97% एब्जॉर्व हो जाता, ओनली 3% इज रिफ्लेक्टेड। केवल कितना रिफ्लेक्ट होता, ओनली 3% इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डार्क सरफेस। दे ट्रैप्ड 97% वो ट्रैप कर लेते, 97% हीट अपने पास रख लेते और 3% रिफ्लेक्ट करते हैं। और वहीं अपोजिट होता है, 10% एब्जॉर्ब्ड एंड 90% रिफ्लेक्टेड, सो दैट वी यूज़ द लाइट क्लोथ, लाइट कलर्ड क्लोथ और वाइट कोटिंग ऑफ द सिलेंडर्स। यानी सिलेंडर्स का वाइट कोटिंग हम कहते हैं या साइनी कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो हीट है वो ज़्यादातर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। इसी के साथ चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी था। तो जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस किया उस चीज़ को एक बार रिपीट भी आप कर लेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।